प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश व प्रकाश के परावर्तन के विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा शुरू करें, अब क्योंकि ये कक्षा 10वीं का भौतिक विज्ञान का पहला वीडियो है, तो हम भौतिकी के या फिजिक्स के विषय में कुछ बातें कर लेते हैं। आमतौर पर बच्चों के द्वारा फिजिक्स को एक बहुत कठिन विषय के रूप में देखा जाता है, मगर वास्तव में फिजिक्स इतना मुश्किल विषय नहीं है, बशर्ते कि हम अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का उपयोग करके इस विषय को सीखें। और फिजिक्स इन किताबों के अंदर ना होकर इन किताबों के बाहर है। ये किताबें, ये पुस्तकें हमें फिजिक्स की गहराइयों तक उतरने का सिर्फ एक रास्ता बताती है। तो बच्चों, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के आधार पर हम इस फिजिक्स के मजेदार सफर पर निकलते हैं और हम चर्चा शुरू करते हैं प्रकाश व प्रकाश के परावर्तन के विषय में। आमतौर पर अंधेरे कमरे में हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम कोई प्रकाश का स्रोत लेते हैं, और जब लाइट या प्रकाश उन वस्तुओं पर पड़ेगा, उन वस्तुओं से टकराकर वो प्रकाश हमारी आंखों में आता है और हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। और हमारे आसपास प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन से संबंधित बहुत से परिघटनाएं होती हैं। जैसे कि आप पानी के कांच के गिलास में कोई चम्मच डाल दें तो वो मुड़ी हुई नजर आएगी, और इंद्रधनुष दिखता है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सी परिघटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं। तो इन सभी परिघटनाओं को हम प्रकाश के सरल रेखीय सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन जब प्रकाश एक सरल रेखा में गमन कर रहा है और इसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, तो क्या होता है कि उस अपारदर्शी वस्तु की एक तीव्र छाया बनती है। तो यहां पर भी प्रकाश का सरल रेखीय सिद्धांत बिल्कुल सही रूप से कार्य करता है, बिल्कुल कारगर है। लेकिन यदि ये अपारदर्शी वस्तु बहुत ही छोटी है, तो प्रकाश इसके किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, और इस परिघटना को हम कहते हैं विवर्तन, या इसको हम डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन। तो इस परिघटना को समझाने के लिए जो प्रकाश का सरल रेखीय सिद्धांत है वो पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, और वो सिद्धांत था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अर्थात प्रकाश हमें तो नजर आता सीधी रेखा में चल रहा है, मगर वो तरंगों के रूप में चलता है। तरंगे, जैसे कि आप किसी तालाब में कंकड़ डालते हैं तो उसमें लहरें उठती हैं, उसी तरह की तरंगे। लेकिन जब कुछ अन्य परिघटनाएं, जैसे कि प्रकाश की द्रव्यों के साथ जो अन्योन्य क्रिया है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उस प्रकार के सिद्धांतों को हम प्रकाश के इस गुण के आधार पर नहीं समझ पा रहे थे, नहीं समझा पा रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने प्रकाश का एक नया स्वरूप या नया रूप प्रतिपादित किया, नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, और इन कणों को नाम दिया गया फोटोन। लेकिन आधुनिक जो क्वांटम सिद्धांत है, उसके आधार पर प्रकाश ना तो पूरी तरह से एक तरंग है, इसको हमने तरंग कहा, और ना ही पूरी तरह से एक कण है, अपितु प्रकाश का जो गुण है
वो इन तरंग और कणों का एक समुचित सामंजस्य है, इसके बीच का कोई रूप है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आप यहां पर चित्र में दो पंखे देख रहे हैं, एक पंखे में 3 ब्लेड्स हैं, तो एक ब्लेड को हम एक कण समझ सकते हैं। तो ये 3 कण है मान लीजिए प्रकाश के। अब जब हम पंखे को चलाना शुरू करते हैं, पंखा बहुत तेजी से घूमना शुरू करता है, तो हम इन कणों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। इनको एक सतत रूप में ये कण हमें कैसे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सतत रूप में। इसको हम ये समझ सकते हैं प्लेट के तरह नजर आ रहे हैं। तो वास्तव में तो ये कण है, लेकिन जब बहुत तेजी से गति कर रहे हैं तो ये एक सतत रूप में हमें नजर आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश बना तो है बहुत छोटे छोटे कणों से, जिनको हम फोटोन कहते हैं, लेकिन ये फोटोन बहुत तेज गति से गमन करते हैं, इसलिए ये तरंग के रूप में है। तो जो प्रकाश है इस तरंग और कण का बिल्कुल सामंजस्य के रूप में कार्य करता है, या इसके बीच का कोई रूप है। तो इस विषय में आप अपनी उच्च कक्षाओं में और विस्तार से पढ़ोगे, लेकिन यहां पर इस वीडियो में जो हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, चाहे परावर्तन का सिद्धांत है या अगले वीडियोस में हम बात करेंगे अपवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों की, और इनके आधार पर अलग अलग प्राकृतिक परिघटनाओं की, उनको समझने के लिए प्रकाश का सरल रेखीय सिद्धांत ही पर्याप्त है। तो हम प्रकाश के सरल रेखीय सिद्धांत के आधार पर ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के विषय में। तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन शब्द से हम क्या समझते हैं? परावर्तन का आसान सा अर्थ है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो उस पृष्ठ से टकराकर वो वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि आप यहां पर इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसको हम एक और चित्र से यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ कोई दर्पण है, दर्पण कहें तो शीशा, जिसमें हम हर रोज सुबह उठ के अपनी शक्ल भी देखते हैं, ठीक है। तो दर्पण की ये सतह है जहां से, जिस सतह से परावर्तन, इसको थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा और सुंदर बनाए, थोड़ा मोटा बना देते हैं इसको, इस सतह से यह सतह है, किसकी सतह है? एक दर्पण की सतह है, और इस सतह पर असंख्य आपतन बिंदु होंगे। आपतन बिंदु से तात्पर्य है कि जिस बिंदु पर टकराकर प्रकाश वापस परावर्तित होता है, उन्हें हम कहते हैं आपतन बिंदु। हाँ, इसको थोड़ा सा हम यह एक दर्पण, ठीक है बच्चों। तो इस सतह पर प्रकाश की एक किरण आई, आपतन बिंदु से टकराई, और आपतन बिंदु से टकराकर वापस इसी माध्यम में चली गई, ठीक है। ये एक प्रकाश किरण आई, आपतन बिंदु से टकराई, और आपतन बिंदु से टकराकर वापस इसी माध्यम में चली गई। तो इस परिघटना को हम कहते हैं परावर्तन। तो यहां पर यदि हम एक लंब लगा दें, अभिलंब, इसको आपकी पुस्तक में लिखा गया है अभिलंब, हम यहां पर एक लगा देते हैं, ये है अभिलंब, या नॉर्मल इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रकाश किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे।
और इस प्रकाश किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इंग्लिश में हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, और ये है अभिलंब या नॉर्मल। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है, इसको हमने नाम दिया है कोण आई, और परावर्तित किरण भी इस अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है, इसको हमने नाम दिया है कोण आर। और इस तल को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ है जिसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको हम आपतन बिंदु कह देंगे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है वो पॉइंट जहां से आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। और आपतन बिंदु को हम इंसिडेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इस आधार पर हम परावर्तन के दो सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला नियम, सिद्धांत सॉरी, हम नियम, परावर्तन के जो दो नियम है, परावर्तन के नियम है, ये नियम और सिद्धांत में क्या फर्क है इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो पहला नियम है, परावर्तन का पहला नियम, कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है हमेशा। अब ये कोण आई और कोण आर क्या है? कोण आई है, इसको हम कहेंगे आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और कोण आर जो है इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण या परावर्तन कोण। तो पहला सिद्धांत क्या है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा सिद्धांत, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ऑब्वियसली आपतन बिंदु तो अभिलंब की भी हम बात करेंगे, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक तल, जैसे इस तल से परावर्तन हो रहा है, ये हम दूसरा तल ले लेते हैं। दूसरा तल हम यहां पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ही तल पर है। ये इस तरह से नहीं हो सकता है कि आपतित किरण इस तरह से आई और उस ओर को परावर्तित होगी। आपतित किरण अगर इस तल पर आएगी तो इसी तल पर वो परावर्तित भी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? आपतित किरण, आपतन बिंदु व परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये दोनों जो हैं, ये तीनों आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो बच्चों, ये थे परावर्तन के दो नियम। अब क्योंकि यहां पर हम समतल दर्पण के द्वारा
परावर्तन की बात कर रहे हैं तो समतल दर्पण के द्वारा जो परावर्तन होता है उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। सबसे पहला कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो आभासी और सीधा होता है। जैसे आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हो तो आपकी शक्ल उसमें समतल दर्पण में सीधी नजर आती है, जैसे आप खड़े हो उसी तरह से नजर आती है। और आभासी का अर्थ क्या है कि उस प्रतिबिंब को आप किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। दूसरी विशेषता, प्रतिबिंब व बिंब का जो आकार है, बिंब मीन्स जो इमेज बनती है, बिंब का अर्थ होगा वस्तु और प्रतिबिंब का अर्थ होगा इमेज। तो बिंब व प्रतिबिंब का जो साइज है वो बराबर होता है। अर्थात कि जब शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी शक्ल इतनी बड़ी और शीशे में बिल्कुल छोटी सी नजर आएगी, वो बराबर आकार की साइज की नजर आती है। तीसरा कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर कि दर्पण से जितनी दूरी पर जो बिंब या व्यक्ति या वस्तु खड़ी है। ठीक है, तो मीन्स दर्पण को यदि हम सेंटर पॉइंट माने तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर होती है। ये इसका तीसरा गुण है, तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो पार्श्व परावर्तित होते हैं। पार्श्व परिवर्तित मीन्स जो बिंब है उसकी जो राइट साइड है प्रतिबिंब की लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, उस तरह से मतलब कि पार्श्व तौर से पूरी तरह से 180 डिग्री के अंश पर घूम जाता है। तो एक बहुत बड़ी विशेषता है ये समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।